अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, और ये वो बुनियादी कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस के ऊपर आपकी कंप्लीट डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो है वो डिपेंड भी करती है। आज हम ये देखना चाहेंगे कि हम कैसे मेमोराइज़ करें कि टेंजेंट, नॉर्मल और बाइनॉर्मल क्या होते हैं, और इन प्लेन्स के और इनके साथ जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती हैं और ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम कैसे याद रखें, और ये इक्वेशनें ऐसे क्यों होती हैं हम ये भी देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि आपसे अगर को पूछा जाए ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन, तो आप सही से किसी को बता सकेंगे कि ये क्या होते हैं। अच्छा, ये चूँकि आगे जितने हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं इस फिजिकल फिनोमिना पे, इस वजह से आप लोगों को इसकी समझ ना हो तो आपको मैथमेटिकल फार्मूले रटा लगाने पड़ते हैं, और न सिर्फ आगे आप साइंटिफिक रिसर्च में आप जाके वहाँ नहीं जान सकते कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। और कहीं भी जॉब के टेस्ट में आप जाते हैं तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, और एग्ज़ाम में तो कुछ बच्चे जो रट्टा लगा लें तो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर है कि आप इसको समझ लें। अब स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपने चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर पहले से सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने कोर्स अच्छे तरीके से मुकम्मल करते रहें। सबसे पहले स्टूडेंट, आपका सवाल ये है कि हम स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कहाँ से होती है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ताल्लुक एक नुक्ते से है। एक नुक्ता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, एक नुक्ता मतलब अब नुक्ते, एक बंदा है वो चल रहा है, जैसे यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो ये जो चला है इसको लोकस ऑफ पॉइंट कहते हैं, पॉइंट्स का रास्ता, यानी पॉइंट्स का रास्ता, पाथ ऑफ पॉइंट्स। तो ये इनको जब हम मिलाते हैं तो ये कर्व बनती है। ये जो कर्व होती है, ये जो कर्व है इसको, ये होगी हमारे पास कर्व है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कर्व कितनी किस्म की होती है। तो आपने कहा कि कर्व जो है एक सीधी कर्व होती है जिसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं, और एक बेंड होती है। तो इसका मतलब ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, बट इसका कुछ ना कुछ कर्वेचर है, लेकिन इस कर्व का कर्वेचर ज़ीरो है। तो इसमें के की कीमत ज़ीरो है और इसमें के की कुछ ना कुछ कीमत है, पता नहीं कितनी है, लेकिन कम से कम ज़ीरो नहीं है। ये आप जानते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सबसे पहले हमारे पास जो बुनियादी चीज़ है वो है कर्व। अगर कर्व है तो याद रखिए फिर टेंजेंट है, अगर कर्व ही नहीं है तो टेंजेंट भी नहीं है। अब सबसे पहले को आपसे पूछे तो कर्व क्या है, तो आपने कहा इस तरह की एक लाइन है, ये कर्व है, उसके ऊपर एक लाइन जो इसको ऐसे टच करके गुजर रही है, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। हाँ, एक बात याद रखिएगा, प्रीवियस लेक्चर आपने सीरीज़ में देखे हैं अगर, तो आपको मैंने पीछे ये बताया कि टेंजेंट जो है वो यहाँ से किसी भी सिमत में हो सकता है, बल्कि आप इसको याद रखें कि ये हमेशा उसके अलॉन्ग द कर्व होता है। अलॉन्ग द कर्व मतलब कि अगर कर्व ऐसे है, इस तरह से है, तो टेंजेंट इसी तरह होगा, इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा अलॉन्ग द कर्व लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपने ठीक कर लेना है कि आपकी जो टेंजेंट होता है वो अलॉन्ग द कर्व, अलॉन्ग मतलब जिधर कर्व जा रही होती है उधर ही टेंजेंट की डायरेक्शन भी होती है। लेकिन दो शक्लों में हो सकता है, एक कर्व टेंजेंट यहाँ से उधर की तरफ भी हो सकता है, यहाँ से उधर की तरफ हो सकता है, लेकिन इधर कहीं भी नहीं हो सकता। तो एक बात आपकी क्लियर हो गई कि एक कर्व है, कर्व के ऊपर आ गया स्टूडेंट टेंजेंट। अब यहाँ पे आपको क्या पता चला जी, टेंजेंट का पता चल गया। और ये जो टेंजेंट होता है ये एक यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है ये? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, एक टेंजेंट आ गया। अब याद रखिए स्टूडेंट, टेंजेंट के ऊपर होता है नॉर्मल। अब आपका सवाल है कि नॉर्मल होता किधर है, नॉर्मल किधर होता है, उसकी डायरेक्शन का बताना बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि अगर कर्व यूँ है तो टेंजेंट यूँ होगा और नॉर्मल जो है वो मस्ट भी ऐसे होगा। उसकी वजह क्यों ऐसे होगा, जैसे ये देखें, ये आपका एक ये नीचे कर्व है, कर्व के ऊपर एक टेंजेंट आ गया। अब ये जो टेंजेंट प्लेन है ऊपर जो पड़ा हुआ है, इस टेंजेंट प्लेन के दो सिरे हैं। इधर से करके मैं दिखाऊं तो ये वाला जो सिरा है जो कि नीचे की तरफ है, इसको अगर मैं टेंजेंट कह दूं तो ये वाला जो होगी उसकी साइड, ये होगा नॉर्मल। ये क्या होगा? नॉर्मल। तो इससे पता ही चला कि नॉर्मल की डायरेक्शन किधर है। अगर टेंजेंट की डायरेक्शन इधर है तो नॉर्मल की डायरेक्शन उसके ऊपर यूँ होगी, इस तरफ होगी, उस तरफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो प्लेन होता है, प्लेन के दो हिस्से हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको अगर आपने टेंजेंट का नाम दिया
तो याद रखें कि इसके नीचे जो कर्व पड़ी हुई है वो ऐसे नीचे है, इसके वो कर्व इसके नीचे है। जैसे ये कर्व है तो ऊपर ये प्लेन पड़ा हुआ है। ये जो प्लेन है इसकी एक साइड टेजेंट है और दूसरी साइड क्या है, नॉर्मल है। तो अब आपको ये पता हो कि टेजेंट होता है तो फिर नॉर्मल होता है, ऐसा कभी नहीं होता नॉर्मल से टेजेंट हो। तो इसलिए फिजिकली आप पहले कहते हैं कि एक कर्व है, कर्व के ऊपर एक टेजेंट है, टेजेंट के ऊपर हमने एक प्लेन रखा। अब प्लेन टेजेंट के ऊपर कैसे आ सकता है? अब देखिए ना, टेजेंट अगर ये है तो प्लेन ऐसे भी तो रख सकते थे, लेकिन नहीं, लेटा हुआ प्लेन ऐसे रखना है, जो उसके ऊपर रखेंगे और साथ में उसकी एक साइड जो होगी वो नॉर्मल होगी, दूसरी साइड उसकी टेजेंट होगी। तो आप ये समझ गए होंगे कि ऐसा प्लेन जिसकी एक साइड टेजेंट हो दूसरी नॉर्मल हो, तो उस प्लेन को हम लोग कहते हैं, उस प्लेन का नाम हमने रख लिया ऑस्कुलेटिंग प्लेन। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन वो होता है, और ये होता कहाँ है, कर्व के रिस्पेक्ट से देखा करें, डायरेक्ट प्लेन नहीं होते। तो दैट्स मीन कि ये जो फिगर बनी हुई है इसमें कर्व कोई पूछे कहाँ है, तो आप कहेंगे कि इस प्लेन के नीचे कहीं पड़ी हुई वो कर्व है, इस प्लेन के नीचे है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही लेकिन इसके नीचे मौजूद है, जिसकी वजह से ये प्लेन बना है। अगर कर्व ही ना होती तो फिर प्लेन को हम डिस्कस ना करते। तो हमने कहा कि वो वाली कर्व जिसकी एक साइड टेजेंट और दूसरी नॉर्मल हो, तो ऐसे को हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहते हैं। और इसको याद करने का तरीका ये है कि देखें, इसके अंदर लफ्ज़ है ऑस्कुलेटिंग, टी तो आया ही आया है, तो पता चल गया एक साइड तो उसकी टी होगी, पीछे बचा है एन हो गया नॉर्मल, तो उसको हमने कहा ऑस्कुलेटिंग प्लेन। लेकिन अगर आपका ऐसा प्लेन जिसमें, अब आपको समझ आ गया, एक होता है नॉर्मल और एक होता है टेजेंट, लेकिन आपसे मैं पूछूं कि पहले कौन आया, तो आप कहेंगे पहले कौन आया, टेजेंट, फिर आप कहेंगे फिर कौन आया, नॉर्मल। तो अब हमें टेजेंट भी मिल गया, नॉर्मल भी मिल गया, तो उसके ऊपर जो होता है वो होता है बाइनॉर्मल, और बाइनॉर्मल बाद में निकलता है, ठीक है। तो आपने कहा टेजेंट, नॉर्मल और बाइनॉर्मल, ये तीन चीज़ें आपको पता चली। अब यहाँ से बहुत आसान है कि ये भी नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल ही हैं, इसको नॉर्मल पढ़ते हैं, इसको बाइनॉर्मल पढ़ते हैं। नॉर्मल और बाइनॉर्मल के दरमियान नॉर्मल प्लेन होता है, ये तो बहुत आसान है याद रखना, नॉर्मल और बाइनॉर्मल के दरमियान नॉर्मल प्लेन होता है। और पीछे जो होता है बचा है टी और बी के दरमियान, इसका नाम है रेक्टिफाइंग। अच्छा, रेक्टी में फिर टी आया हुआ है, रेक्टिफाइंग प्लेन। तो इसका मतलब है, ये भी आपको याद रहेगा, जो टी और बी के दरमियान में होता है वो होता है रेक्टिफाइंग प्लेन। मेरा ये लेक्चर बनाने का जो मकसद है, अगर आप ये चीज़ अचीव नहीं कर पाते कि यानी कि कोई आपसे प्लेन का पूछे, नॉर्मल प्लेन, रेक्टिफाइंग प्लेन या ऑस्कुलेटिंग प्लेन, तो फिर आप उसको बेसिक से अगर बात नहीं समझा पाते तो दैट्स मीन आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं है। तो आप हमेशा ये कहते हैं कि प्लेन के होने के लिए कर्व का होना ज़रूरी है। जब कर्व है तो उसके ऊपर टेजेंट है, टेजेंट है तो उसके ऊपर नॉर्मल है, नॉर्मल की डायरेक्शन हमेशा उसके ऊपर लेटी हुई डायरेक्शन होगी। मसलन ये प्लेन है तो प्लेन की एक साइड टेजेंट होगी और दूसरी साइड नॉर्मल होगी, ठीक है। अच्छा, इसको प्रिंसिपल नॉर्मल कहते होते हैं, वैसे तो नॉर्मल इसको भी कहते हैं, लेकिन इस नॉर्मल का नाम हमने स्पेशल नाम बाई नॉर्मल रख दिया। वैसे हर एक नॉर्मल ही होता है, लेकिन ये कौन सा है प्रिंसिपल नॉर्मल, तो ये प्रिंसिपल नॉर्मल ये भी यूनिट वेक्टर होता है और ये भी यूनिट वेक्टर होता है। अब आपने जो रिस्पेक्ट करनी है जिन चीज़ों की डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, वो एक हो गया एन की, सॉरी एन से ना स्टार्ट लिया करें, एक हो गया टी, दूसरा हो गया एन और तीसरा हो गया बी। अब नोट कीजिएगा, टेजेंट जो है ये भी एक यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल भी एक यूनिट वेक्टर है और बी भी एक यूनिट वेक्टर है, लेकिन लिखने में हम वैसे ही टी के ऊपर एरो डालते हैं या फिर टी के नीचे एरो डालें, ज़्यादा बेस्ट आप नीचे डाला करें, क्योंकि बाद दफ़ा हमने टी का डेरिवेटिव लेना है तो हमें बुरा लगता है, जैसे कि मैंने डेरिवेटिव भी लिया हुआ है ये भी, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है ये क्या लिखा हुआ है। तो जब भी लिखा करें तो आप नीचे डेरिवेटिव डाल दिया करें और आपको समझो कि ये टी जो है वो बेसिकली क्या है, टी का डेरिवेटिव है। आगे जाके हम इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे। बहरहाल ये कि अभी इस लेक्चर में आपने ये देखा कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन और रिफ्लेक्टिंग प्लेन क्या होते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बुनियादी चीज़ है जो आपको समझो कि याद रखें कि ये देखें, ये नॉर्मल प्लेन का फार्मूला है। नॉर्मल प्लेन का क्या फार्मूला है, आर माइनस आर डॉट टी इक्वल टू ज़ीरो। अब जो इसका मतलब क्या है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं टी के साथ तो आंसर आ रहा है ज़ीरो, आर माइनस आर डॉट टी इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारा सवाल ये है, वेयर इज़ आर माइनस आर, ये हमें पहले पता हो, इन विच प्लेन आर माइनस आर, ये आर माइनस आर होता कहाँ है। तो मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ आपको कि आर माइनस आर आता कैसे है, उसको देखें। तो डॉट टी, तो आपने यहाँ से एक चीज़ नोट की कि जब मैथमेटिकली लिखते हैं
तो जो प्लेन होता है वो दिखाई नहीं देता। जैसे हकीकत में प्लेन नॉर्मल और बाइनॉर्मल के दरमियान नॉर्मल प्लेन है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल प्लेन के अंदर ना नॉर्मल है ना बाइनॉर्मल है। तो मतलब ये कि देखने जब ओरिजिनल सिचुएशन में देखें तो वो प्लेन वहाँ होता है जहाँ पे जैसे नॉर्मल और बाइनॉर्मल के दरमियान, लेकिन जब मैथमेटिकली लिखते हैं तो उन दोनों में से तीसरा वाला लिखते हैं। अच्छा, वो तीसरा वाला क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है। जैसे आई डॉट आई करें तो वो 1 होता है, आई डॉट आई 1 होता है। फिर आपको पता है कि आई डॉट जे जो होता है वो 0 होता है। यहाँ से आई क्या होता है, जे क्या है? आई जो है अगर ये है तो जे उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये आई है तो ये जे है। अब यहाँ से हमें एक बात समझ लगी कि हाँ भाई याद रखना, यहाँ पर डिफरेंशियल ज्योमेट्री में हम लोग आई को टी का नाम दे देते हैं, जे को हम लोग नॉर्मल का नाम देते हैं और के को बाइनॉर्मल का नाम दिया होता है। यानी कि ये वही यूनिट वेक्टर अब आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास हुआ टेंजेंट नॉर्मल बाइनॉर्मल बेसिकली आई जे का काम कर रहे हैं। और अब हमें पता है कि अब कोई आपसे पूछे तो यहाँ पे ये 0 कैसे हुआ, तो आप कहते हैं ये दोनों डिफरेंट है। कैसे? r माइनस आर डॉट टी किया तो हमने कहा कि r माइनस आर जो है, अच्छा ये r माइनस आर इस प्लेन के ऊपर एक जगह का नाम है, इस प्लेन के ऊपर। तो आप देखें इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन पे अगर कोई पॉइंट लें तो उस पॉइंट के ऊपर ये वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर है। जैसे मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, सपोज कि मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई ले लिया, तो ये टेंजेंट उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो दोनों के दरमियान चूँकि 90 का एंगल बन रहा है तो आई डॉट जे जो हो गया ये क्या बना, 0 हो गया। अच्छा, फिर ये मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप जैसे मैंने लिखा आई डॉट जे, तो अगर मैं आई का नाम r माइनस आर रख लूँ इस आई का, और इस जे का नाम जो है मैं जो कि टी रख लूँ, तो ये क्या देता है आंसर 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो सिंपली आपने ये याद रखना है कि जब नॉर्मल प्लेन है तो उसके अंदर लिखने के दौरान वहाँ टेंजेंट आएगा, क्योंकि नॉर्मल एन और बी के दरमियान होता है। एन और बी को छोड़ दो, तीसरे वाला यहाँ आ जाएगा। जब हम बात करेंगे रेक्टिफाइंग प्लेन तो आपको नजर आ रहा है रेक्टिफाइंग प्लेन हमेशा टी और बी के दरमियान होता है, और टी और बी के दरमियान जो प्लेन होता है उसको हम डॉट एन लिखते हैं। डॉट एन क्योंकि इन दोनों में एन मौजूद नहीं है। अच्छा, फिर इससे लास्ट भी आपको नजर आया जहाँ रेक्टिफाइंग है वहाँ कम से कम टी नहीं है। आप देखें यहाँ पे ऑस्कुलेटिंग है, इसमें भी टी नहीं आता। तो लिखने में देखें ऑस्कुलेटिंग में, हकीकी अगर उस प्लेन को देखें तो उसकी शक्ल कुछ और है। यहाँ पे क्योंकि उसको हमने वो जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर लाइन लेनी होती है, तो ये लाइन उसके ऊपर नहीं होती, इसलिए लेते हैं। ये 3 प्लेनों के नाम आपको याद हो, टेंजेंट लाइन का फार्मूला याद हो। पहले लेक्चर में मैंने टेंजेंट लाइन और ये तीनों लाइनें डिस्कस की हुई हैं और बहुत अच्छे तरीके से की है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये लाइनों का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, तो आप उनको देखें, पहले इनको क्लियर करें। फिर ये भी मैंने इसका r माइनस आर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। बाकी जो है इसको मेमोराइज करने का मैंने तरीका बताया। अगर आप इनको मेमोराइज कर लेते हैं तो देन आप आगे क्वेश्चनों में जो है ना आप बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।